जो हरित क्रांति है उसकी सफलता पादपकारिकी के ज्ञान व नवीन खोजों के कारण ही संभव हो पाई है। हरित क्रांति का आपको जो संबंध है वो पता है। हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में जो हरित क्रांति का श्रेय है वो प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को दिया जाता है, जो भारत को खाद्य रूप से सक्षम बनाने के लिए 70 के दशक में एक क्रांति, एक आह्वान तत्कालीन नेतृत्व के द्वारा दिया गया। विज्ञान ने उसकी अनुपालना की और विज्ञान के द्वारा आज हम सक्षम स्थिति में हैं। न केवल हम अपना खाद्यान्न उत्पन्न कर पा रहे हैं बल्कि हम एक एक्सपोर्टर भी हैं, हम उसको निर्यात भी करते हैं। तो ये जो हरित क्रांति है, हरित क्रांति का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो फिजियोलॉजिकल स्टडीज़ पर भी बेस्ड था। फोटो पीरियडिज्म, ये आपका फिनोलॉजी और ये सारा जो एक बहुत बड़ा अध्ययन है, उनके आधार पर पादपों में शीघ्र प्रेरण, अधिक प्रेरण और सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो थी हाइब्रिड विगत, या यूँ कह लीजिए संकर ओजों का निर्माण। चलिए ये एक अलग विषय है, कभी इस पर फिर चर्चा करेंगे। अभी हम थोड़ा सा इतिहास पे भी चर्चा कर लें। मैंने आपको एक वैज्ञानिक का नाम बताया, स्टीफन हेल्स, जिन्हें कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहते हैं। तो स्टीफन हेल्स जो थे वो अंग्रेजी पादरी थे, जिन्होंने वनस्पति विज्ञान, वायवीय रसायन और शरीर विज्ञान सहित कई वैज्ञानिक क्षेत्रों में योगदान दिया। वह रक्तचाप को मापने वाले पहले व्यक्ति थे। ब्लड प्रेशर जो मापने की आजकल मशीनें हैं, है ना, उसकी पहली नॉलेज स्टीफन हेल्स के द्वारा ही दी गई। उन्होंने मूत्राशय के पत्थरों को हटाने के लिए एक वेंटिलेटर का निर्माण किया, एक वायवीय कुंड और एक सर्जिकल संदंश सहित कई उपकरणों का भी आविष्कार किया। सर्जिकल संदंश जानते हैं ना, जो हम प्रिक करते हैं, प्रिकर्स जो होते हैं, संदंशों का भी आविष्कार किया, सर्जिकल। कैम्ब्रिज के कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में एक दिव्यांग छात्र के रूप में उन्होंने विज्ञान, विशेष रूप से वनस्पति विज्ञान और रसायन विज्ञान का अध्ययन किया। वे वनस्पति शास्त्र के विद्यार्थी थे, रसायन शास्त्र के विद्यार्थी थे और कैम्ब्रिज कॉलेज के विद्यार्थी हैं, दिव्यांग थे। यहाँ ये हमको बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि विज्ञान में, इनोवेशन में कहीं भी शारीरिक क्षमताएं आड़े नहीं आती हैं। स्टीफन हॉकिंस के बारे में भी आप जानते हैं, है ना। तो स्टीफन हेल्स जो हैं वो एक फिजियोलॉजी के, हमारे प्लांट फिजियोलॉजी के फादर कहलाते हैं, पितामह कहलाते हैं। 1703 में प्राप्त, उन्हें 1709 में टेडिंगटन के पल्ली में नियुक्त किया गया, जहां अपनी मृत्यु तक बने रहे, है ना। उनको जो डिग्री प्राप्त हुई 1703 में प्राप्त हुई, उसके बाद उनको 1709 में टेडिंगटन के पल्ली प्रांत में नियुक्त किया गया, जहां वह अपने मृत्यु पर्यंत बने रहे और अपना रिसर्च कार्य, शोध कार्य करते रहे। हेल्स ने प्लांट फिजियोलॉजी के अध्ययन के लिए माप की नई तकनीकों की शुरुआत की। इसमें एक सबसे प्रसिद्ध पौधों द्वारा उत्सर्जित जल वाष्प की माप है। पौधों के द्वारा वाष्प का उत्सर्जन होता है, यह इन्होंने साबित किया और उन्होंने उसको मापा, न केवल उस उत्सर्जन को मापा कि कितना होता है, क्या दर है ना, जिसे वाष्पोत्सर्जन के रूप में स्थापित किया गया। और जो थ्योरी ऑफ ट्रांसपिरेशन है या कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसपिरेशन है, वो हेल्स की दिमाग की उपज है। यह पाते हुए कि यह पत्तियां थीं जो कि स्थानांतरित हो गई थीं और इस प्रक्रिया ने पानी के लगातार ऊपर की ओर प्रवाह को भी प्रसारित किया और जड़ों से पोषक तत्वों को भंग कर दिया। विल्टिंग के कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने समझाया, है ना। एसेंट ऑफ सेप के कॉन्सेप्ट को भी इन्होंने समझाया कि ये जो वाष्पोत्सर्जन का पुल है, ये पत्तियों में जल को अवशोषण के लिए प्रेरित करता है और यह जो प्रेरण है ये जड़ों तक जाता है और जड़ों के द्वारा यह जो जल है ये अवशोषित होता है। तो स्टीफन हेल्स का पूरी फिजियोलॉजी में, ना केवल प्लांट फिजियोलॉजी में बल्कि एनिमल फिजियोलॉजी में भी योगदान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बीपी नापने का पहला यंत्र, किडनी से स्टोन हटाने की प्रक्रिया, तो ये 1703। आप कल्पना कर सकते हैं कि विज्ञान कितना उस समय निम्न स्तर पर था, उसके बावजूद ऐसे उपकरणों, ऐसे अवधारणाओं का सोचना और निर्माण करना स्टीफन हेल्स के द्वारा अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। थोड़ा सा भारतीय इतिहास को भी पढ़ लें। स्टीफन हेल्स जैसे और बहुत वैज्ञानिक है, अगर हम चर्चा सभी पे करेंगे तो बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए हम पितामह पर बात करके भारत के इतिहास पर आते हैं।
तो भारत के जो इसके पादप कार्यकी के पितामह हैं वो जगदीश चंद्र बसु कहलाते हैं। इनके आगे आप देखेंगे सर जगदीश चंद्र बसु लिखा हुआ है, और अगर आप बंगाली में पढ़ेंगे तो जगदीश चंद्र बसु बोला जाता है, जो कि 30 नवंबर 1858 से 23 नवंबर 1937 ये इनका जीवन काल रहा। ये भारत के प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने भौतिकी, जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा पुरातत्व का गहरा ज्ञान था। आपको बात समझ में आ गई? ये ना केवल वनस्पति शास्त्री थे, भौतिक शास्त्री थे, पुरातत्व शास्त्री थे, और जीव विज्ञान बायोलॉजी में भी इनका, यानी कि दूसरी अन्य शाखाओं में भी इनका दखल था। वनस्पति विज्ञान में उन्होंने कई महत्वपूर्ण खोजें की। साथ ही वह भारत के पहले वैज्ञानिक शोधकर्ता थे। वे भारत के पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक अमेरिकन पेटेंट प्राप्त किया। आजकल पेटेंटिंग की प्रक्रिया चलती है, आप कोई भी शोध करते हैं तो उसको प्रमाणित करके आपके नाम से पेमेंट कर दिया जाता है, पेटेंट कर दिया जाता है, तो आपको उसके द्वारा पेमेंट भी मिलता है और ख्याति भी मिलती है। दोनों ही चीज़ें हैं। तो ये जो सोच है जगदीश चंद्र बसु की, उन्होंने इनको प्रेरित किया। और क्या कार्य था इनका? तो बायोफिजिक्स के क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा योगदान यह था कि उन्होंने दिखाया कि पौधे में उत्तेजना का संचार वैद्युतिक माध्यम से होता है। जैसे कि हमारे अंदर जो इम्पल्स है ना, जो हमारा जो संवेदन है वह आयनिक रूप में होता है, वैद्युतिक रूप में होता है, स्टैटिक चार्ज के रूप में होता है। ऐसे ही इन्होंने ये भी समझाया कि पादपों में भी ऐसे ही इम्पल्स का निर्माण होता है, और उसका जो है वो पौधों में संचरण होता है। अब कह देने भर से तो काम चलता नहीं। बाद में इन दावों को वैज्ञानिक प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने स्थापित किया और सच साबित किया। प्रोफेसर बोस ने सबसे पहले माइक्रोवेव के वनस्पति के टिश्यू पर होने वाले असर का अध्ययन किया। जो फिजिक्स में आप पढ़ते हैं आजकल, माइक्रोवेव तो बहुत अलग से ही साइंस है फिजिक्स की। अब माइक्रोवेव सिस्टम ही इतना बड़ा सिस्टम हो गया कि वो अपने आप में एक शाखा बन गई है भौतिकी की। तो प्रोफेसर बोस ने उन माइक्रोवेव के द्वारा वनस्पति के टिश्यू पर, ऊतक पर होने वाले असर का अध्ययन किया। उन्होंने पौधों पर बदलते हुए मौसम का, जो उनके ऊतकों पर जो असर होता है मौसम में, मौसम के अनुसार उसका अध्ययन किया। इसके साथ साथ इन्होंने रासायनिक इनहिबिटर्स का पौधों पर असर और बदलते हुए तापमान से होने वाले पौधों पर असर का भी अध्ययन किया। यानी कि क्या क्या किया? देखिए, माइक्रोवेव का अध्ययन, मौसम यानी टेम्परेचर, जो आपका वातावरण है उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन। इसके बाद रासायनिक इनहिबिटर्स, जो केमिकल इनहिबिटर्स यूज़ किए जाते हैं उनका असर का अध्ययन, और तापमान से होने वाले असर का अध्ययन। और अलग अलग परिस्थितियों में सेल मेम्ब्रेन पोटेंशियल के बदलाव का विश्लेषण करके वे इस नतीजे पर पहुँचे कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन का पोटेंशियल है, ग्रेडियंट जो हम पढ़ते हैं, क्रॉस द ग्रेडियंट जो ट्रांसफॉर्मेशंस होते हैं, आपने अपनी लोअर क्लासेस में पढ़ा है, और आगे जब हम ऑस्मोसिस और अन्य अवधारणाएं पढ़ेंगे तो ग्रेडियंट का जिक्र वापस से आएगा। तो उसी ग्रेडियंट के द्वारा इन्होंने ये साबित किया कि पौधे भी संवेदनशील होते हैं, उन्हें भी दर्द होता है, उन्हें भी स्नेह होता है। और आजकल आप देखिए कि विज्ञान की एक नई विधा का जन्म हुआ है जिसमें पौधों को म्यूज़िक के द्वारा उत्प्रेरित किया जाता है, पुष्पन के लिए, फलीकरण के लिए, आदि आदि के लिए। यही कारण है कि उन्हें हम भारतीय पादप शरीर क्रिया विज्ञान का जनक कहते हैं। जो पौधों में सेंसिटिविटी है, जो पौधों में इम्पल्सिवनेस है, जो पौधों में इम्पल्स को रिस्पॉन्स करने की क्षमता है, इसकी जो व्याख्या है वो प्रोफेसर बोस के द्वारा की गई। और इन्होंने एक सिस्मोग्राफ बनाया जो उस इम्पल्स को नोट करता था। उस इम्पल्स को इन्होंने प्रदर्शित किया और अपने दावे को प्रमाणित किया। हालांकि फिर इसको वृहद रूप से सभी पादपों के लिए ये स्थापित नहीं कर पाए और ये थ्योरी वहीं समाप्त हो गई। लेकिन एक बहुत बड़ी शुरुआत प्रोफेसर बोस के द्वारा की जा चुकी थी, जिसमें कि भौतिक माध्यमों का पादपों पर होने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता था। तो ये तो थोड़े बहुत स्कोप, जो इसका महत्व और जो इसकी हिस्ट्री है, इसके विषय में बातचीत हुई। अब हम पादप कार्यकी के विभिन्न क्षेत्रों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ऑस्मोसिस की अवधारणा है,
जो फोटो पीरियोडिज्म है, जो फोटोसिंथेसिस है, जो असेंट ऑफ सैप है, जिनकी मैंने अभी आपसे पूर्व में चर्चा की। अब हम उन सभी विषयों को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।